हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपका जो है पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रहा होगा। और आप लोग जो है सो जो कुछ भी लास्ट की क्लास में पढ़ा पढ़ा था आप लोगों ने, उसको रिवीजन भी जो है सो आप लोग करते हुए चल रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो क्लास है इसमें उससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं जहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। तो जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि कल हम लोग जो है सो उत्सर्जन को देखेंगे। उत्सर्जन देखेंगे, मानव में उत्सर्जन के कौन कौन से प्रमुख अंग हैं। इसके बाद पादप में उत्सर्जन देखेंगे। तो ये दोनों दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों एक दो और क्वेश्चन लेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। आने वाले बोर्ड एग्जाम में हो सकता है तो क्वेश्चंस आपका जो पूछा जाएगा उसी क्वेश्चंस को दोस्तों हम यहाँ पे लेंगे। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वही क्वेश्चंस को लेंगे, क्योंकि दोस्तों एक संभावित हम क्वेश्चंस आपको बताएंगे। ऐसा थोड़ी है कि हमको जो है सो टोटल मेरे पास क्वेश्चंस मिल गया है कि आपको जो है सो हम क्वेश्चंस ही दे देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बिल्कुल उसी तरह का जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है वो आपको हम एक तरह से कह सकते हैं तो एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपको हम देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज के इस क्लास में सबसे पहला जो पॉइंट है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन जो जैसा कि हमको शब्द से ही पता चल रहा है, उत्सर्जन यानी कि कुछ भी ऐसा पदार्थ जो कि हमारे शरीर से बाहर निकलता है, उत्सर्जित होता है। तो क्या बाहर निकलता है? तो हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मतलब कि जिसका कोई भी यूज नहीं होता है, जो हमारे शरीर में वेस्टेज होते हैं, वेस्ट जो पदार्थ होते हैं, वही सब जो पदार्थ हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। इसी बाहर निकलने की जो क्रिया होता है, जो प्रक्रिया होता है, इसी को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। तो उत्सर्जन आप लोग जो है सो समझ गए होंगे, ऐसा करते हैं। देखिए एक बार फिर से आपको हम समझा दें तो उत्सर्जन होता क्या है। तो शरीर से बाहर, ठीक है, देखिए यहाँ पे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं? उसी क्रिया को हम लोग कह देते हैं उत्सर्जन। तो आशा करते हैं कि आपको उत्सर्जन यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो भी वैसे पदार्थ जिसका हमारे शरीर में कोई भी यूज नहीं है, जो अपशिष्ट है, बेकार है और यानी कि वेस्टेज है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको बाहर निकाल करके फेंक देते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे घर में कोई भी ऐसा वस्तु है जिसका कोई भी यूज नहीं होता है, खराब हो जाता है, तो वो सभी को हम लोग क्या करते हैं? बाहर जो है सो उसको कचरे में फेंक देते हैं। क्या करते हैं? कचरे में फेंक देते हैं। जनरली दोस्तों हम लोग जो है सो घरों का जो कचरा है ये तो ऐसे नहीं फेंकते हैं, इसको हम लोग जो है सो साल भर में एक बार फेंकते हैं। जब दिवाली का समय आता है तब हम लोग जो है सो क्या करते हैं? अपने घरों का पूरा जो है सफाई करने लगते हैं और जितने भी वेस्टेज होते हैं, जितने भी अपशिष्ट जो भी पदार्थ हमारे घरों में होते हैं, सबको बाहर निकाल करके फेंक देते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, इसमें ऐसा नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है कि ये जो है एक साल तक स्टोर करके रखेगा हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं। इसको अपशिष्ट पदार्थ को जब इतना स्टोर करके रखेगा, इतना स्पेस हमारे शरीर में, तब तो हमारा शरीर एक जो है सो हाउस यानी कि घर के बराबर हो जाएगा। और फिर जो है सो हम लोग का जो है सो ये एक मतलब हम लोग क्या है? एक मतलब मानव है, एक मशीन की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। हम लोग का जो बॉडी का पार्ट है ये एक मशीन की तरह से वर्क करता है। तो ये एक हाउस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग का स्टोर करने का इतना स्पेस, इतना जगह नहीं है कि हम लोग जो है सो अपशिष्ट पदार्थ को स्टोर करके रख सकते हैं। इसको हम लोग जो है सो रेगुलर बेसिस पे आपको प्रत्येक दिन जो है सो जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा, ये जो है सो उत्सर्जन का क्रिया ये जो है सो प्रत्येक दिन लगातार होते रहता है। ऐसा नहीं है कि ये आपका जो है सो रुक जाएगा। तो ये क्रिया जो है सो आपका दैनिक क्रिया में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए उत्सर्जी अंग कौन कौन है। उत्सर्जी अंग के बारे में हम लोग चर्चा कर लें तो पहला यहाँ पे आता है फेफड़ा, आंत, यकृत, त्वचा और वृक्क यानी कि किडनी। तो ये सभी क्या है? उत्सर्जी अंग है। पूछेगा कि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आपका आ जाए कि कुछ उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए, तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं फेफड़ा, आंत, यकृत, त्वचा, वृक्क, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है।
तो आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। और इसको दोस्तों आप लोग जो है सो याद रखना भी आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको 2 से 4 बार आप लोग पढ़ लीजिए तो याद भी हो जाएगा। कौन कौन सा? फेफड़ा है एक, आंत है, यकृत है, त्वचा है और वृक्क है। ये सभी क्या है? ये सभी आपका जो है उत्सर्जी अंग है, यानी कि हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको जो है सो बाहर निकालने में जो है सो हेल्प करते हैं, यानी कि मदद करते हैं। अगर ये सभी जो अंग है, उत्सर्जी अंग, अगर यहाँ पे सही से कार्य नहीं करेंगे तो क्या दोस्तों, जो उत्सर्जी पदार्थ है यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है ये हमारे शरीर से बाहर जो है सो निकल पाएगा? नहीं निकलेगा। और नहीं निकलेगा तो उस अवस्था में हम लोग क्या हो जाएंगे? फिर हम लोग जो है सो यहाँ पे बीमार पड़ जाएंगे और तरह तरह का जो समस्या है ये हमें जो है सो हमारे शरीर में जो है सो उत्पन्न होने लगेगा और हम जो है सो अस्वस्थ हो जाएंगे। तो इनका स्वस्थ रहना भी आवश्यक है, क्योंकि ये जो है सो उत्सर्जन का कार्य करते हैं हमारे शरीर में, उत्सर्जी अंग हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जो आपका किडनी है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वृक्क, ठीक है। वृक्क जो होता है ये जो है सो सबसे मेन जो है उत्सर्जी अंग है, ठीक है। सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कहा जाता है किडनी को। किडनी के बारे में कल हमने बताया था कि इसका संख्या 2 होता है और जब ये खराब हो जाता है दोस्तों वृक्क, तो एक प्रक्रिया होता है डायलिसिस का। तो डायलिसिस के बारे में हमने चर्चा किया था कल कि डायलिसिस क्या होता है। यह एक कृत्रिम विधि है। यदि हमारे दोनों किडनी फेल कर जाएं, काम न करें, तो वैसे अवस्था में डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं कि डायलिसिस पे जो है सो हमको रख देते हैं और वो जो है सो बाहर से ही जो है सो जो किडनी का कार्य है वो डायलिसिस करने लगता है बाहर से ही, ठीक है। तो डायलिसिस के बारे में कल हमने विस्तार से बता दिया था, तो यहाँ पे कल वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं उत्सर्जी अंग का। वृक्क जो होता है ये किडनी, ये प्रमुख जो है सो उत्सर्जी अंग है। और यहाँ पे दोस्तों मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। मूत्र का निर्माण पूछेगा कहाँ पे होता है, एक नंबर में पूछ सकता है कि मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये होता है वृक्क यानी कि किडनी में होता है। इसका जो पीएच वैल्यू कितना होता है, 4.8 से लेकर के 8.4 के बीच में होता है इसका पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि मूत्र का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है बताइए। तो आपको दोस्तों 4.8 से 8.4 के बीच में जो ऑप्शन होगा आप लोग लगा सकते हैं, या फिर आप लोग को अगर लिखना होगा तो आप लोग इतना से इतना का जो रेंज है ये लिख दीजिएगा, ठीक है। 4.8 से लेकर के 8.4 तक। और दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे पादप में उत्सर्जन। उससे पहले देखिए दोस्तों, ये जो मेरा क्लास है ये बायोलॉजी का क्लास अभी हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर 1 है, जैव प्रक्रम है, और आज का जो पार्ट है ये पार्ट नंबर 8 है। यानी कि दोस्तों आज हम लोग जो है सो पूरा लास्ट जो है सो करने वाले हैं जैव प्रक्रम को। इसके बाद एक वीडियो आपका और आएगा जिसमें कि हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो इस चैप्टर से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन बन सकता है। तो वही सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। और ये जो सारे क्लासेज हैं ये जैक बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी आपको यहाँ पे चार्ज जो है सो नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लासेज और कंप्लीट सिलेबस आपको हम करवाने वाले हैं। तो देखिए आगे अब हम लोग चलते हैं। आगे है पादप में उत्सर्जन। अभी हमने देखा कि मानव में उत्सर्जन, हमारे मानव शरीर में कैसे होता है उत्सर्जन। तो उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं ये भी सजीव हैं, ये भी भोजन करते हैं और ये भी श्वसन करते हैं। अन्य जो भी क्रिया है सब कुछ दोस्तों इनमें भी जो है सो वहन होता है और ये भी पोषण की क्रिया करते हैं। सारा प्रक्रिया होता है तो इसमें भी उत्सर्जन दोस्तों होगा, ठीक है। तो पेड़ पौधे में भी क्या होगा, उत्सर्जन होगा। देखिए पादप में कैसे होता है उत्सर्जन, इसको अभी हम आपको बताएंगे। देखिए उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं ये इसमें आपका प्रत्येक दिन नहीं होता है। जैसा कि हमने बताया कि जैसे हमारे घरों में क्या होता है, एक स्टोर होता है, ठीक है। जो सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं वो स्टोर हो जाते हैं, यानी कि जमा हो जाते हैं। उसको हम प्रत्येक दिन नहीं आपका फेंकते हैं। लेकिन कुछ हमारे घरों के भी अपशिष्ट पदार्थ हैं जिसको हम लोग रेगुलर बेसिस पे फेंकते हैं। जैसे कि सब्जी के जो भी छिलका वगैरह हो गए, या फिर कुछ वैसे पदार्थ जो कि खराब खाना जो कि खाना हम लोग का बच जाता है, वेस्टेज हो जाता है,
ठीक है। तो वैसे को हम लोग रख सकते हैं क्या, 1 ईयर तक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो सभी दोस्तों यहाँ पे ऐसे पदार्थ हैं जो कि खराब हो जाएंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी लागू होता है कि अगर दोस्तों प्रत्येक दिन हम लोग जो है सो मानव में अगर उत्सर्जन की क्रिया नहीं होगा तो हम लोग का बॉडी पार्ट्स ही खराब हो जाएगा और ये जो है सो काम करना ही बंद कर देगा। तो इसमें रेगुलर बेसिस पे होता है। लेकिन पादप में क्या होता है, इसमें भी आपका जो है पदार्थ स्टोर होता है, अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पे होता है स्टोर, तो ये आपका पेड़ों के जो पत्तियां हैं इसी में स्टोर होता है। आप लोग जानते होइएगा कि एक समय ऐसा आता है कि पेड़ पौधे की सारे पत्तियां जो है सो पतझड़ उसको हम लोग बोलते हैं, सारे पत्तियां क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, पतझड़ इसको हम लोग बोलते हैं। तो सारे पत्तियां में सारे मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो पत्तियों में जमा हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है, ये आपका जो है सो गर्मी के समय जब स्टार्ट होता है, गर्मी आपका बसंत ऋतु से आने से पहले, ठीक है, तो सारे आपका जो भी पत्तियां हैं ये पतझड़ के माध्यम से झड़ जाती हैं और एक नया जो है सो पत्ता फिर सभी जो पेड़ हैं उनमें निकलता है। तो क्या होता है कि पेड़ों के पत्तियों में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ थे सब जो है सो जमा हो रहे थे, 1 साल तक क्या हो रहे थे, स्टोर हो रहे थे। तो पेड़ जो है सो वो भी अपना चाहेगा कि अपना अपशिष्ट पदार्थ को वो भी चाहेगा कि हम जो है सो इसको कैसे जो है सो इसको बाहर निकालें। तो ये पत्तियों में स्टोर करता है और पत्तियां जो है सो पतझड़ के माध्यम से फिर झड़ जाती हैं और इस प्रकार से दोस्तों जो पेड़ है ये उत्सर्जन का क्रिया कर लेता है। लेकिन देखिए दोस्तों अगला जो पॉइंट है ये है कि यदि यहाँ पे जो पेड़ है इनके पास भोजन अतिरिक्त हो या अन्य पदार्थ अतिरिक्त जो बच जाता है उसका क्या करते हैं पेड़ पौधे। तो ये दोस्तों ये क्या होता है कि जो भी अतिरिक्त भोजन बचता है या अन्य पदार्थ बचते हैं उसको ये जमा करते हैं, स्टोर करते हैं, कहाँ पे, फल में, फूल में या अन्य जो संग्रहकारी अंग होते हैं पेड़ के, वहाँ पे दोस्तों ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो इस प्रकार से देखा कि जो अतिरिक्त भोजन बच रहे थे पेड़ों में जो अतिरिक्त भोजन बच रहे थे या जो अन्य पदार्थ थे वो बच रहे थे, वो एक तरह से क्या हो रहे थे, स्टोर यानी कि जमा हो रहे थे, कहाँ पे, तो फल में, फूल में और जो उसके संग्रहकारी अंग थे उसमें क्या हो रहे थे, स्टोर हो रहे थे। तो आप लोगों ने देखा अभी यहाँ पे उत्सर्जन क्या होता है, मानव में कैसे होता है, पादप में कैसे उत्सर्जन होता है, इसको देखा। यहाँ पे हम लिख देते हैं मानव, ये मानव का बात की है, ये आपका पादप का है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक दोस्तों आपका जो है समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन है जो कि हम लोग देख लेते हैं, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आइएगा दोस्तों। अब हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अमीबा में पोषण प्रक्रिया बताना है। यहाँ पे नामांकित चित्र के द्वारा आपको चित्र बनाना भी है और दिखाना है कि कैसे जो है अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, इस चीज़ को समझाना है। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। वीवीआई में आप लोग जो है इस क्वेश्चन को डाल दीजिएगा, ठीक है। वीवीआई में देखिए स्टेप 1 आपको हम समझाते हैं। देखिए जैसे ये आपका अमीबा है, यहाँ पे कोई खाद्य कण है, ठीक है, खाद्य कण इससे यहाँ पे देखिए इतना डिस्टेंस पे है, तो अमीबा क्या करेगा, ये इसके पास जाएगा नहीं, ये अपना साइज को कुछ इस रूप में ढाल लेगा। देखिए भोजन यहीं पे है, अमीबा भी यहीं पे है, लेकिन अपना जो है ये साइज को थोड़ा इस रूप में ढाल लेगा और इसको मतलब ऐसे करके घेर लेगा। देखिए पहला स्टेप में ये हो रहा था, सेकेंड स्टेप में क्या करेगा कि यहाँ से ये हो जाएगा, इसके बाद ये टूट जाएगा और ये आपस में जो है सो यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा जुड़ चुका है। तो इसके बाद जो खाद्य कण है स्टेप 2 में आपका देखिए ये हो जाएगा, स्टेप 3 में कैसा हो जाएगा, तो ये आपका फिर बंद हो जाएगा और इसके बाद फिर अपना जो प्रीवियस यानी कि जो पहला इसका जो रूप था इसी रूप में फिर से ये आ जाएगा। देखिए और फिर आगे दूसरा कोई खाद्य पदार्थ मिलेगा तो फिर सेम प्रक्रिया होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे अमीबा जो है वो अपना जो है पोषण करता है और उसके बाद ये जो है सो डायरेक्टली मतलब कि दोस्तों ये इसका फिर पाचन इसमें हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको जो है सो अमीबा यहाँ पे समझ में
आ गया होगा। और एक चीज़ और दोस्तों, मान लीजिए एक अमीबा है तो क्या करेगा, अगर ये अमीबा टूट जाता है, यहाँ से मान लीजिए कि अगर ये टूट जाता है तो एक, जैसे ये अपना एक अलग बना लिया, इसके बाद एक और टूट गया तो ये अपना अलग बना लेगा, इसके बाद एक और टूटेगा तो अलग बना लेगा। यानी कि एक ही से अगर ये टूट जाता है तो 3 से 4 इससे इसका विखंडन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो इसमें जो प्रजनन होता है ये विखंडन विधि के द्वारा होता है। आगे अभी जनन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, लेकिन दोस्तों अभी ये आपको यहाँ पे समझना था, इसमें सिर्फ पोषण के बारे में और कैसे ये भोजन का अंतर्ग्रहण करता है इसी को समझना था। तो यहाँ पे हम लोग इसी को समझेंगे। आगे जैसे जैसे आएगा उसको हम वैसे वैसे आपको हम बताते हुए चलेंगे, क्योंकि एक ही बार में दोस्तों सारा कुछ बताना यहाँ पे अगर हम संभव नहीं है। अगर हम बता भी दें मान लीजिए तो आप लोग के लिए समझना फिर संभव नहीं होगा, और आप लोग के लिए फिर मतलब लगेगा कि बहुत हार्ड है, तो ये है वो है। आप लोग को खुद जो है सो आपको मतलब एक तरह से जो होता है ना कि जिसको जहाँ पे समझना चाहिए वहीं पे जो है सो हमको समझना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक सिस्टम से हमारे बुक में जहाँ जहाँ पे दिया हुआ है जो जो चीज़ उसी को हम लोग वैसे ही समझें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसीलिए आप लोग को हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इसका जो आगे जो भी पार्ट होगा अमीबा के बारे में तो बहुत विस्तार में पढ़ना है आगे भी, तो हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे। अभी आपका अमीबा में ये जो इम्पोर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन पूछेगा, अमीबा में पोषण प्रक्रिया का नामांकित चित्र आपको बनाना है, तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये आपका जो है सो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, VVI भी हमने लिखवा दिया है, तो ये क्वेश्चन आप लोग 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा तो आसानी से आपका ये हो जाएगा। और दोस्तों जो अगला क्लास है उसमें आपको हम कुछ इम्पोर्टेंट और भी बताएंगे, जिसमें कि चित्र वाला प्रश्न ये चैप्टर से आपका पूछा जाएगा। ठीक है, जैव प्रक्रम जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा जाता है और ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा यहाँ से। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से पूछा जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर भी आपका जो है सो बड़ा चैप्टर है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों 1 नंबर में पूछे जाएंगे। और दोस्तों यहाँ से आपका जो फिगर वाला प्रश्न है ये भी आपका पूछा जाएगा। ठीक है, फिगर वाला, जैसे देखिए आपको हम बता देते हैं क्या क्या चीज़ का फिगर पूछा गया है पिछले एग्जाम में। जैसे देखिए दोस्तों, मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। पाचन तंत्र का हो गया, इसके बाद है श्वसन तंत्र हो गया, इसके बाद हृदय से होकर रक्त का परिवहन कैसे होता है। तो हार्ट के बारे में दोस्तों हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, तो उसमें आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो उसका आप लोग जो है सो टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब कुछ आपको दोस्तों अगले क्लास में मिल जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए और आप लोग जो है सो अपना पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिएगा, ताकि आप लोग जो है सो एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लेकर के आ सकें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, फिर से हम लोग मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, थैंक यू।